हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और इस सीरीज में हम काफ़ी सारे वीडियोस बनाएंगे और छोटी छोटी कॉन्सेप्ट्स और बैंक रिकॉन्सिलिएशन के प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज जो सीरीज की पहली वीडियो है, तो इसके लिए हम बीआरएस से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और बीआरएस क्या होता है यही बस डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बार ये जो सीरीज है इसमें हम वीडियो की जो लेंथ है वो छोटी छोटी रखें और काफ़ी सारे वीडियोस में पूरे कॉन्सेप्ट को डिवाइड करें, ताकि ये चीज़ सीखना आपके लिए बोरिंग ना हो जाए और आप पार्ट बाय पार्ट अपने टाइम के हिसाब से आराम से इसे सीख सकें। तो चलिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। पर इसको डिस्कस करने से पहले हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में आइडिया होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहली होती है बैंक अकाउंट। अब आप सभी को पता ही होगा कि बैंक अकाउंट क्या चीज़ होती है। और बैंक अकाउंट आप सभी के घरों में किसी न किसी के, या कहा जाए तो हर मेंबर का ही एक बैंक अकाउंट होता है। आप अगर छोटे हैं तो आपका शायद बैंक अकाउंट ना हो, पर आपके घर में जो बड़े हैं उनका बैंक अकाउंट होगा ही। चलिए एक बार फिर भी हल्के से डिस्कस करते हैं कि बैंक अकाउंट होता क्या है। तो बैंक अकाउंट एक्चुअली कुछ खास नहीं, बल्कि सिर्फ एक बैंक में आपका एक खाता होता है। जो बैंक होती है बैंक, और जो अकाउंट होल्डर होता है वो होता है बैंक का कस्टमर। अब कस्टमर को लगता है कि मेरे जो पैसे हैं मैं उन्हें कहीं पर सेफ रखना चाहता हूं, और ताकि उसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट भी मिल जाए, या उसका कोई भी मोटिव हो जिसके लिए वो बैंक अकाउंट खोलता है। तो कस्टमर जो है वो अपनी जो कैश होती है, उसके पास जो कैश होती है उसे वो बैंक में जमा करता है। तो बैंक उस पैसे का हिसाब रखने के लिए कस्टमर का क्या एक खाता खोलता है। जैसे बैंक जो है वो एक कस्टमर्स अकाउंट खोलता है। ये अकाउंट जो होती है ये सिर्फ इसी कस्टमर के लिए बनाई जाती है, और इस अकाउंट का एक यूनिक नंबर होता है जो सिर्फ इस कस्टमर को दिया जाता है। तो बैंक अपने कस्टमर को उसके यूनिक अकाउंट नंबर के द्वारा ही पहचानती है। और ये कस्टमर जो है वो अपने कैश डिपॉजिट करता है बैंक में, और फिर कैश विड्रॉ भी करता है। फिर उसे चेकबुक्स दी जाती हैं, चेकबुक्स दी जाती हैं तो वो किसी को पेमेंट करना चाहे तो वो उस चेकबुक से एक चेक जो है वो किसी को भी दे सकता है, अपनी साइन करके उसमें अमाउंट लिख के। और ये चेक लेकर जब वो इंसान जिसको इस कस्टमर ने चेक दिया है वो जब बैंक के पास जाएगा, तो बैंक इस कस्टमर के अकाउंट से, इसके खाते से उतने रुपए निकाल के इस चेक होल्डर को दे देगी, या चेक पे जिसका भी नाम लिखा होगा उसे दे देगी। तो ये बेसिकली एक बैंक अकाउंट जो होता है वो एक खाता होता है। बैंक में आपके हिसाब के लिए एक खाता खोला जाता है आपका, और आप अपने पैसे वगैरह जो हैं उस बैंक में जमा करा सकते हैं, और जब अपनी मर्जी के हिसाब से निकाल सकते हैं। तो बैंक जो है आपको इस जो कैश को आप डिपॉजिट कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, ये जो फैसिलिटी आपको देती है उसके लिए कुछ चार्जेस लेती है बैंक। तो बैंक जो है वो हमसे क्या चार्ज करती है फैसिलिटी के लिए, अकाउंट के लिए कुछ चार्जेस लेती है। ये वैरी करते हैं बैंक टू बैंक। और हमने जो पैसे बैंक में रखे हैं उस पर बैंक हमको इंटरेस्ट भी देती है। वैसे बिजनेस के केस में जो अकाउंट होती है वो करंट अकाउंट्स होती हैं, तो और नॉर्मल इंडिविजुअल के केस में सेविंग्स अकाउंट होती है। तो करंट अकाउंट में इंटरेस्ट जो होता है वो नहीं होता, बिल्कुल ही नेग्लिजिबल या ना के बराबर ही होता है। तो और पर चार्जेस होती है। लेकिन किसी किसी केस में आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते वक्त इंटरेस्ट की भी एंट्री या इंटरेस्ट का भी आइटम मिल जाएगा। तो आप एज्यूम करके चलिए कि बैंक जो है वो कस्टमर को अपने डिपॉजिट्स पे जितना पैसा उसने अपने अकाउंट में जमा रखा है उसमें इंटरेस्ट देती है। तो ये तो हो गई बैंक अकाउंट। अब यहाँ जो हम कस्टमर जो डिस्कस कर रहे हैं ये कस्टमर है हमारा बिजनेस। ठीक है। तो बिजनेस के गले में तो उतना सारा कैश रखना पॉसिबल नहीं होता है, तो हम बिजनेस की एक बैंक अकाउंट खोलते हैं। तो उसी बैंक अकाउंट की डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। अब अगला पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वो है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। अब ये पासबुक और बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, तो आप सभी को एक्चुअली पता होगा कि पासबुक क्या होता है। ये कोई नई चीज नहीं है जो पहले आपने कभी सुनी नहीं है। पासबुक बहुत ही कॉमन टर्म है, या बैंक स्टेटमेंट। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जो कस्टमर है या अकाउंट होल्डर जिसे कहते हैं, और ये जो उसका बैंक है, तो कस्टमर जो अपने अकाउंट में
ये बैंक में उसने अकाउंट खोल रखा है। अब ये अपने अकाउंट में जितने भी डिपॉजिट्स, जितने भी विड्रॉवल्स जो है ये जो करता है, या और जो भी ट्रांजैक्शंस इस अकाउंट में होती हैं, ये सारी जो है, ये सर्कल मैंने जो है वो ट्रांजैक्शंस के लिए है। तो जितने भी अकाउंट में ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसका हिसाब जो है बैंक रखती है। मैंने कहा था ना कि बैंक आपके हर कस्टमर के अगेंस्ट में एक अकाउंट खोलती है, मतलब एक खाता खोलती है। तो ये अकाउंट भी बिल्कुल एक लेजर अकाउंट की तरह ही होता है बैंक के पास भी। और इसमें इस कस्टमर के सारे डिपॉजिट्स, विड्रॉवल्स, फिर इंटरेस्ट या चार्जेस वगैरह जो भी बैंक ने लगाए हैं, इन सब की एंट्रीज होती हैं इस खाते में जो बैंक ने इस कस्टमर के अगेंस्ट में खोल रखी है। और ये जो एंट्रीज जो होती हैं, इसे बैंक हमें कस्टमर को प्रिंट करके देती है। प्रिंट करके किस में देती है? या तो आपके पास एक किताब हो सकती है, छोटी सी किताब लंबी सी, या आपको लूज पन्नों में प्रिंट करके दे सकती है, लूज शीट्स में। ठीक है, तो जो किताब में बैंक अपने एंड से जो रिकॉर्ड्स रखती है उसे प्रिंट करके देती है कस्टमर को, उसे हम कहते हैं पासबुक। आप अपने घर पे किसी भी बड़े को बोलिएगा कि आपकी तो बैंक में अकाउंट है, मैं क्या उसकी पासबुक देख सकता हूँ? या आपने देखी भी होगी, लोग बैंक में जाते हैं पासबुक को अपडेट करवाने। अपडेट करवाने का मतलब ये हुआ, पासबुक को अपडेट करने का मतलब ये हुआ कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस बैंक के साथ अभी तक हमारी हो चुकी हैं, जिस डेट को अपडेट हो रही है उस डेट तक वो सारी ट्रांजैक्शंस जो है पासबुक में प्रिंट हो जाएंगी। तो कस्टमर जब भी चाहे पासबुक खोल के देख सकता है कि बैंक ने क्या क्या एंट्रीज उसके अकाउंट में की है ट्रांजैक्शंस की। ठीक है, और यही ट्रांजैक्शंस अगर आपको लूज शीट्स में प्रिंट करके दिया जाए तो उसे हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। तो आजकल तो नेट बैंकिंग का ज़माना है, आप अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉगिन करके ही बैंक स्टेटमेंट जो हो देख भी सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं। पासबुक अब एक ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन फिर भी पासबुक सारी बैंक्स देती हैं और अभी भी पासबुक जो है वो प्रिंट करके बैंक्स अपडेट करके देते हैं। तो हमारे प्रॉब्लम्स में पासबुक या बैंक स्टेटमेंट वर्ड जो है वो बार बार आएगा, हमेशा ही आएगा बैंक रिकॉन्सिलिएशन के प्रॉब्लम्स में, और दोनों इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है। मतलब अगर पासबुक मेंशन हो या बैंक स्टेटमेंट मेंशन हो, हमको दोनों को एक ही मानना है, क्योंकि बेसिकली दोनों एक ही चीज है। पर सिर्फ पासबुक जो है वो किताब के फॉर्मेट में होती है, और बैंक स्टेटमेंट जो है वो लूज पन्नों के फॉर्मेट में होती है। बेसिकली उसमें आपके बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बैंक आपको प्रिंट करके अपडेट करके देती है। और जब भी हम पासबुक या बैंक स्टेटमेंट की बात करेंगे या उनमें किसी भी एंट्री की बात करेंगे, तो हम हमेशा याद रखिए अपडेटेड पासबुक की बात करेंगे। अपडेटेड, ऐसा नहीं है कि आपका पासबुक आपने एक महीने पहले अपडेट करवाया था लेकिन आप आज की ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं पासबुक की, तो वो हमेशा हम एज्यूम करेंगे कि पासबुक आज तक हमने अपडेट करा ली है और जितनी भी ट्रांजैक्शंस बैंक ने हमारे साथ रिकॉर्ड की है उतनी सारी पासबुक में अपडेटेड है। ठीक है, तो ये तो गई पासबुक और बैंक स्टेटमेंट। इसके बाद वाली कॉन्सेप्ट जो हमें डिस्कस करनी है वो है आपकी कैश बुक। अब कैश बुक तो हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल्स में डिस्कस कर चुके हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। और आपको पता है कि कैश बुक का एक वेरिएंट होता है जिसे हम डबल कॉलम कैश बुक कहते हैं। और डबल कॉलम कैश बुक में दो कॉलम्स होते हैं, एक कैश की कॉलम होती है और एक बैंक की कॉलम होती है। तो इस चैप्टर में वी आर कंसर्न्ड ओनली अबाउट द बैंक कॉलम, क्योंकि आपको पता है कि बैंक कॉलम में हम क्या एंट्री करते थे? ऑल ट्रांजैक्शंस ऑफ आवर बैंक अकाउंट। याद है ना कि बैंक कैश बुक की जो डबल कॉलम कैश बुक की जो बैंक कॉलम थी उसमें हम सारी वो ट्रांजैक्शन ही सिर्फ एंट्री करते थे जो हमारे बैंक अकाउंट के थ्रू होती थी। यानी कि किसी से कुछ पैसे मिले जो हमने बैंक में जमा करा दिए तो वो हम बैंक कॉलम में लिखते थे, किसी को कोई चेक इशू किया तो वो बैंक कॉलम में लिखते थे। ठीक है, तो हम जो बीआरएस की प्रॉब्लम्स करेंगे वहां पर जो कैश बुक मेंशन की हुई होगी बार बार कि कैश बुक में एंट्री हुई है या कैश बुक में एंट्री नहीं हुई है, वो कैश बुक के बैंक कॉलम की बात हो रही होगी। ये आपको एज्यूम करना है, क्योंकि बैंक रिकॉन्सिलिएशन में जनरली हम बैंक ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं और कैश बुक में बैंक कॉलम होता है, तो बैंक की ट्रांजैक्शन जो है वो सारी बैंक कॉलम में ही रिकॉर्ड होती है। तो ये तो हो गई बैंक कॉलम वाली बात। अब एक चीज जो डिस्कस करना बहुत जरूरी है वो है पर्सपेक्टिव। ये 4 नंबर पॉइंट में लिखता हूं। अब आप सोचेंगे कि ये क्या लिख रहे हैं सर? पर्सपेक्टिव क्या है? पर्सपेक्टिव
अब आप देखिए, ये चीज आपको नहीं लगेगी, लेकिन आपने देखा होगा जनरल रूल्स जो हमारी अकाउंट्स की हैं, जब भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे बढ़ते हैं तो हम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करते हैं? ये हमारी कैश बुक है, ये हमारी कैश बुक है, इन आवर बुक्स। ठीक है, इसमें हम क्या एंट्री करेंगे? जब भी हमारी, मान लीजिए ट्रांजैक्शन जो है वो है, यहां पे मैं लिखता हूं डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक में आपने पैसे डिपॉजिट किए ₹1000। ठीक है, तो इसकी एंट्री आप क्या लिखेंगे? आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि एसेट है आपकी, बैंक अकाउंट में जो पैसे हैं वो आपकी एसेट है, और बैंक की डिपॉजिट्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो एसेट की वैल्यू जब बढ़ती है तो वो डेबिट होती है। और अगर आपने कैश डिपॉजिट किया होगा तो आप टू कैश अकाउंट करेंगे 1000, क्योंकि कैश आपकी घट गई। तो ये पार्ट इररिलेवेंट है, आपको इस पार्ट को देखना है। ये पार्ट सिर्फ दिमाग में रखिए कि जब भी हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डिपॉजिट होते हैं तो हम अपने बुक्स में बैंक अकाउंट को क्या करते हैं? हम करते हैं डेबिट। पर इसी एंट्री को जब बैंक अपने पासबुक में रिकॉर्ड करेगा या अपनी एंट्रीज में रिकॉर्ड करेगा तो कैसे करेगा, चलिए देखते हैं। इन द बुक्स ऑफ बैंक। ठीक है, जिस बैंक में हमारा अकाउंट है उसके बुक्स में जो उसने हमारी कस्टमर की अकाउंट खोल के रखी है। मैंने कहा ना कि हम लोग जब बैंक अकाउंट खोलते हैं तो बैंक हमारे नाम पे एक खाता खोल देता है, तो उसमें जब पैसे डिपॉजिट होंगे तो वो अकाउंट जो है वो अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, कैश बैंक को मिल रहे हैं, बैंक ये एंट्री पास करेगा टू कस्टमर्स बैंक, टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, अब गौर से इस पार्ट को देखिए। यहां आपको एक चीज क्लियर पता चलेगी कि हमारे और बैंक के पर्सपेक्टिव में कुछ अंतर है। जब हमारे बैंक अकाउंट में हम ₹1000 जमा कर रहे हैं तो हम अपने बुक्स में बैंक अकाउंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट। पर बैंक उसी एंट्री के लिए बैंक अकाउंट जो है, ये जो अकाउंट है उसको क्रेडिट कर रहा है। क्यों क्रेडिट कर रहा है? क्योंकि ये जो बैंक अकाउंट है हमारा, ये हमारे लिए एसेट है। इसमें जब हम पैसे डालते हैं तो ये हमारे लिए एसेट है, तो हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो हम एसेट को डेबिट कर रहे हैं। पर बैंक के लिए क्या कस्टमर के पैसे एसेट है? बैंक में जब कस्टमर पैसे डाल रहा है तो बैंक के पर्सपेक्टिव से आप देखो, बैंक की नजरों से देखो, तो ये पैसे उसके लिए लाइबिलिटी हो गए। ये जो ₹1000 डाले हैं कस्टमर ने अपने बैंक अकाउंट में, ये तो कस्टमर के पैसे हैं जो बैंक के पास रखे हुए हैं। तो कोई सामने वाला पर्सन अगर आपके पॉकेट में अपने पैसे डाल के चला जाए तो वो क्या आपके पैसे हो गए? वो तो उस सामने वाले के पैसे हैं जो उसने आपको दिए हैं, और आपने फ्यूचर में वो पैसे उसे लौटाने हैं। या ये आपके पैसे हो नहीं सकते, ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है, जब भी वो मांगे आपको वो पैसे देने पड़ेंगे। तो कस्टमर ने जब अकाउंट में जमा किए तो ये बैंक के लिए जो है वो लाइबिलिटी हो गई, तो इसीलिए बैंक ने इस कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट किया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये लाइबिलिटी हो गई। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब हमारे बैंक में, या आपने गौर किया भी होगा कि जब हमारे बैंक में पैसे बढ़ते हैं तो बैंक जो है पासबुक में क्रेडिट एंट्री करती है, उसे क्रेडिट। मतलब यहां पे मैं लिखता हूं, डिपॉजिट्स जब होती हैं तो हमारी कैश बुक जो है, कैश बुक को मैं ब्लू कलर में लिखता हूं, डिपॉजिट्स जो होती है तो हमारे कैश बुक में हम बैंक अकाउंट को करते हैं डेबिट। पर बैंक जो है, बैंक अपने अकाउंट में या पासबुक में उसे क्रेडिट करती है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब आप पैसे अकाउंट में जमा कराते हैं और पासबुक अपडेट करते हैं तो उसमें क्रेडिट में एंट्री होती है उस पैसे की, क्योंकि बैंक उसे लाइबिलिटी के हिसाब से तौर करता है। और पासबुक जो है वो आपकी बुक्स नहीं है, वो बैंक की बुक्स में जो एंट्री होती है या बैंक की बुक्स में जो रिकॉर्ड्स है उसकी रेप्लिका होती है पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। तो बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से पासबुक में एंट्री करता है और उसकी एक कॉपी जो है वो आपको पासबुक में प्रिंट करके देता है उन एंट्रीज की। तो इसीलिए डिपॉजिट्स को बैंक क्रेडिट करता है, और जब आप विड्रॉवल्स कर रहे होते हैं, पैसे निकालते हैं, तो आप क्या करते हैं? आप अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि आप बैंक अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं तो बैंक अकाउंट की जो बैलेंस है वो गिर रही है, तो एसेट की बैलेंस अगर कम होती है तो आप क्रेडिट करते हैं। पर बैंक क्या करता है? बैंक ऑन द अदर हैंड उसको करता है डेबिट।
क्योंकि मेरी बैंक की लाइबिलिटी खत्म हो रही होती है। कस्टमर ने अपने पैसे जब निकाल के लेके चला जाता है तो बैंक कहती है कि वो बाप रे, मेरी लाइबिलिटी गई, चलो इतने रुपए से कम हुई। तो बैंक क्या है, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करता है। तो ये डिफरेंस जो है पर्सपेक्टिव का, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से है और ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो ये चीज अगर आप समझ जाए तो आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन में जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वीडियो में हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद वाली कॉन्सेप्ट जो है हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन के जो फ्यूचर वीडियोस हैं उसमें हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।